हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक हमारा पर्यावरण जिसके 7वें अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं और 7वां अध्याय है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। और आज के इस वीडियो में हम बस्तियों के बारे में बात करेंगे और यह अध्याय में पेज नंबर 47 से 49 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए तकरीबन 12 से 15 एमसीक्यू क्वेश्चन ऐड करते हुए हमने यह वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ओके, चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक 7वां अध्याय है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। और आज हम बस्तियों की बात करेंगे। तो अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। दोस्तों, अध्याय 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया और इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। आंसर बताइए, प्रारंभिक मानव किसके लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था? तो जो प्रारंभिक मानव था वो भोजन बनाने के लिए, वस्त्र बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था। तो हमारा आंसर बन जाता है उपर्युक्त सभी के लिए यह प्रारंभिक मानव प्रकृति पर निर्भर था। सही आंसर ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन, मानव ने नए कौशल विकसित करके किसका विकास किया? मानव ने नए कौशल विकसित करके एक तो खाद्य पदार्थों का उत्पादन, इसके अलावा घर बनाना भी सीख लिया और अपने कौशल को विकसित करते हुए यातायात एवं संचार के बेहतर साधन भी विकसित किए। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। क्या दोस्तों? बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। क्या दोस्तों? जो प्रारंभिक मनुष्य थे वो वृक्ष पर या तो गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। दोस्तों, आखिरकार इंसान एक जगह पर स्थायी क्यों होने लगा? तो इसके पीछे की वजह थी फसलें उगाना। तो याद रख लीजिए कि बस्तियां वे स्थान है जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे। जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई और नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। दोस्तों, नदी किनारे सभ्यता का विकास क्यों हुआ? तो सानुकूल वातावरण, पर्यावरण यहाँ मिलता है। एक तो आसानी से पीने के लिए पानी भी मिलता है, तो यहाँ खेती करने के लिए उपलब्ध पानी का स्रोत भी नदी में है। इसीलिए प्रारंभिक मनुष्य नदी के तटों पर बसने लगे थे। देखो, बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई और नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हवांग नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यता के नाम याद है? मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाया है और हमारी जीके 2020 चैनल पर तकरीबन 4 से 5 पार्ट अवेलेबल है।
आपकी जरूरत के लिहाज से देख सकते हैं हमारे भारत में और खास तौर पर गुजरात राज्य में बहुत से स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, वो मिल चुके हैं। और खास तौर पर कच्छ जिले का धौलावीरा, जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान भी मिल गया है। ओके, तो यह एक एक्टिविटी दी गई है अध्याय में और आपको एक नाम की सूची बनानी है जो इस तरह की सभ्यता से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वे स्थान जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं उसे कहते हैं बस्तियां। क्या? बस्तियां। बस्तियों का विकास किसके निकट हुआ? बस्तियों का विकास किसके निकट हुआ? नदी घाटियों के निकट हुआ। सही आंसर है ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन, प्रारंभिक मनुष्य कहां निवास करते थे? प्रारंभिक मनुष्य कहां निवास करते थे? वृक्ष पर या तो गुफा में निवास करते थे। तो यह दोनों आंसर बिल्कुल सही, तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। एक और क्वेश्चन, बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट क्यों हुआ? बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट क्यों हुआ? तो वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था। जी हां, वहां की भूमि भी उपजाऊ थी। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहां 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही, इसीलिए आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। और बस्तियां स्थायी या अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। क्या दोस्तों? बस्तियां 2 प्रकार की हो सकती है, एक स्थायी बस्तियां या तो अस्थायी बस्ती। और जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। और अस्थायी बस्तियां कहां देखने को मिलती है? घने जंगलों में, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों में तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियां में रहते हैं। और वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यहाँ एक शब्द आया ऋतु प्रवास। तो ऋतु प्रवास शब्दावली का मीनिंग क्या होता है? देखो, लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नई चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। इसे ही कहा जाता है ऋतु प्रवास। क्या? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। और जो लोग पशु पालते हैं वो मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। और यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं और इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। आंसर बताइए। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें कहा जाता है अस्थायी बस्तियां। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर कहां रहते हैं? घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर कहां रहते हैं? अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। लोगों के मौसमी आवागमन को क्या कहते हैं? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। क्या? ऋतु प्रवास। क्या आप जानते हैं कि वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं। और आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या है? 4 प्राकृतिक दशाएं आदर्श निवास स्थान के लिए उपयुक्त मानी जाती है, जरूरी मानी जाती है। एक तो अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि और उपजाऊ मिट्टी। यह 4 प्राकृतिक दशाएं आदर्श बसाव स्थान के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर इमेज आप देख सकते हैं कि अनुकूल जलवायु भी है, यहाँ जल की उपलब्धता भी है, उपयुक्त भूमि यानी कि जमीन भी है, और मिट्टी कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए, बंजर नहीं होनी चाहिए। ओके। और मैरी का जन्मदिन था, यानी कि आगे यह अध्याय में मैरी के जन्मदिन पर मैरी, उनके माता पिता और उनके फ्रेंड के बीच जो वार्तालाप होता है उनके जरिए कुछ अच्छी बातें समझाने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो पूरे संवाद को मैं आपके सामने पेश करता हूं। यहां पर ध्यान रखो। मैरी का जन्मदिन था, केक काटने के लिए
वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था, यानी कि ट्रैफिक जाम हो गया था। मैरी की मां मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा की तलाश में लोग यहाँ शहर में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा कि यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती है, जहां लोग भीड़ भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं और शहर में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या भी है। प्रसाद ने कहा, जो गांव से आया था। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमाघर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताजी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर में अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। एक चित्रण था ग्रामीण बस्तियों का, दूसरा चित्रण था शहरी बस्तियों का। और गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। याद रखना, गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। शहरों में आबादी बढ़ने के कारण क्या होता है? शहरों में आबादी बढ़ने के कारण कौन सी समस्या पैदा हो जाती है? एक तो शहर में प्रदूषण बढ़ता है, जी हाँ। विद्युत की कमी पैदा हो जाती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। और अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती है। तो यह तीनों समस्याएं शहरों में आबादी बढ़ने के कारण पैदा हो जाती है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। इमेज में आप देख सकते हैं कि यह जो ग्रामीण बस्ती है वो प्रकीर्ण ग्रामीण बस्ती है। ओके, और सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। वर्तमान के गांव यह सघन बस्ती के एग्जाम्पल है। और हमारी टेक्स्ट बुक में चित्र 7.2 यह सघन बस्तियों को दर्शाता है। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। और इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इमेज में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि प्रकीर्ण बस्तियां कहां पाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल में, अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में इस तरह की बस्तियां पाई जाती है। आंसर बताइए, प्रकीर्ण बस्तियां कहां पाई जाती है? चार दोस्तों शब्द है और आपको सोचना है कि प्रकीर्ण बस्तियां कहां पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में यदि आप हाँ बोलेंगे तो मैं यहां करेक्शन कर दूंगा। ओके, हाँ, ओके, करेक्शन। घने जंगल में भी प्रकीर्ण बस्तियां होती है, जी हाँ। खुले मैदान में, खुले मैदान है तो यहाँ सघन बस्ती होगी। नदी तट के किनारे भी सघन बस्ती होगी। तो यहाँ हमें कहा गया है कि प्रकीर्ण बस्तियां कहाँ पाई जाती है? 1 और 2 दोनों ऐसे स्थान है जहां प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है और वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। चित्र 7.4 इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार बारिश होती रहती है, इसीलिए ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए गए हैं। इमेज आप देख सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ लो। हमारे भारत देश में यह सभी प्रकार के घर पाए जाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं।
तो गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। इमेज आप देख सकते हैं कि यदि जलवायु गर्म है तो ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं और जिनकी छतें फूस की बनी होती है। इमेज आप देख सकते हैं, छतें फूस की बनी है और स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पांग, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग करके यह घर बनाया जा सकता है। ओके, नगरीय बस्तियों में नगर छोटे एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं और अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। यानी कि आपको एक एक्टिविटी दी गई है, अपने राज्य के गांवों, नगरों एवं शहरों की एक लिस्ट तैयार करनी है। ओके, आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। तो दोस्तों यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं और यह अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाई जाती है। तो यह कथन एक दूसरे के ऑपोजिट है, यानी कि दोनों कथन गलत है। तो हमारा आंसर बन जाता है, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और हम यहाँ कक्षा 7 की जियोग्राफी की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, जिसका 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का पहला पार्ट हम खत्म करते हैं। कल भी इसी अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं। ओके, टेक केयर एंड जय हिंद।